Well, this video contains explanation of the question answer from NCERT book from chapter number 1 from economics class 11th book, and the name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence, and we have discussed three questions in our previous video, and here we will discuss question number 4. Name some modern industries which were in operation in our country at the time of independence. तो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है जो तब भी ऑपरेशन में थी, जो इंडिपेंडेंस का टाइम था और आज भी चल रही है. So the second half of the 19th century witnessed the emergence of modern industries. जो second half था 19th century में, उसमें modern industries आई. At the initial stage, development was confined to setting up cotton and jute textile mills. ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो डेवलपमेंट था वो सिर्फ कन्फाइन था किसमें, कि जो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स था वहीं तक सीमित था. द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र एंड गुजरात, was the hub for cotton textile mills, which were mainly dominated by Indians, whereas the jute industries were mainly concentrated in Bengal and were dominated by the British. तो जो वेस्टर्न पार्ट था कंट्री का, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में था, वो हब था कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का. ठीक है, जहाँ पे जो डोमिनेट था वो इंडियंस डोमिनेट कर रहे थे, जबकि जो जूट इंडस्ट्री थी वो बंगाल में थी और वो किसके अंडर में थी, ब्रिटिश के अंदर में. सो इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी शुरू हुई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो स्टार्टेड इमर्जिंग ग्रेजुअली. उसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री आई धीरे धीरे. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907. आयरन और स्टील इंडस्ट्री 1907 में आई. जो टाटा नहीं, let's see, some other industries that were operating at a smaller scale during the British era were शुगर इंडस्ट्री. कौन सी थी, कुछ जो स्मॉलर स्केल थी ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा में, वो शुगर इंडस्ट्री है और सीमेंट इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री है. ओके, तो ये सभी इंडस्ट्रीज क्या थी उस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट में आई थी इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे. देन सी क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. कि वो कौन सा दो फोल्ड मोटिव रखा गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसने ब्रिटिश को जो अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें ब्रिटिश ने कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को सिस्टमेटिक तौर पे किया, वो कौन से टू फोल्ड मोटिव्स थे. सो द फॉलोइंग आर द टू फोल्ड मोटिव्स बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश. तो ये दो फोल्ड मोटिव्स दे रखे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के. फर्स्ट, मेक इंडिया ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. सो इंडिया को सिर्फ एक सप्लायर की तरह से रिप्रेजेंट करना रॉ मटेरियल के. द मेन मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू मेक इंडिया ए मेयर सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल टू फीड्स इट्स ऑन फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रियल वेज. तो मेन मोटिव क्या था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि वो एक मेयर सप्लायर की तरह से रखे इंडिया को, कि ताकि वो क्या कर सके, सस्ता रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके उसकी जो ब्रिटेन की खुद की इंडस्ट्री थी. सो मेकिंग इंडिया ए मार्केट फॉर फिनिश गुड्स, कि इंडिया को एक मार्केट बनाना था फिनिश गुड्स के लिए. अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू यूज इंडिया एज ए वर्जिन मार्केट टू सेल द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. और दूसरा जो मोटिव था बस ये था कि इंडिया को हमें क्या बनाना है, जो फिनिश गुड के लिए एक मार्केट बनाना है, जो सामान ब्रिटेन से बन के आते थे उसके लिए एक गुड बना दिया, मतलब जो ये मार्केट थी वो यहाँ के बेच दिया जाए. सी क्वेश्चन नंबर 6 ये, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined अंडर द ब्रिटिश रूल. डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो रुइन हो गई थी किसमें, ब्रिटिश रूल के अंडर में. क्या आप इस व्यू से एग्री हैं? एंड गिव रीज़न टू सपोर्ट योर इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. ये अपने आंसर के सपोर्ट में रीज़न दीजिए. तो आंसर इज कि यस वी डू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट दैट द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर ruined अंडर द ब्रिटिश टाइम. तो हम ये मानते हैं कि जो हम एग्री करते हैं
उस स्टेटमेंट के कि जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया की वो ब्रिटिश टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। द फॉलोइंग आर द रीजंस इन फेवर ऑफ स्टेटमेंट, और जो रीज़न है उस स्टेटमेंट में कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ऐसी टैरिफ पॉलिसी को अप्लाई किया कि जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इम्पोर्ट्स थे उनको तो काफ़ी हाई टैरिफ पे भेजा, एक्सपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स जितने भी थे, और जो रॉ मटेरियल था उस पर टैरिफ क्या लगाया, कम लगाया। अपने जो प्रोडक्ट थे उनमें से सबको फ्री कर दिया गया, उसमें फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब फ्री कर दिया। रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था वो फ्री, इंपोर्ट अपने प्रोडक्ट का किया। तो इससे क्या हुआ कि जब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई गई तो उससे जो इंडिया का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोरस्पॉन्ड विद इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ब्रिटिश रूल है इंडिया का वो उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिपेंड करता है, ब्रिटिश का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। द ब्रिटिश रूल यूज इंडिया बोथ एज ए सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल एज वेल एज एक्सेसिबल मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया में का क्या यूज़ किया कि इंडिया को एज ए चीप रॉ मटेरियल का सप्लायर की तरीके से और एक एक्सेसिबल मार्केट दी, जो फिनिश प्रोडक्ट था वो यहाँ पे आके बेचा जा सके। सो देयर बाई दे इम्पोज्ड हैवी टैरिफ, तो उन्होंने जो हैवी टैरिफ है इम्पोज लगाने शुरू किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, कि जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उस पर एक एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगाई। वाइल अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट इनटू इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा फ्री एक्सपोर्ट दे दिया गया इंडिया के रॉ मटेरियल का ब्रिटेन को, और वहाँ से जो ब्रिटिश प्रोडक्ट बन के आते थे इंडिया में यहाँ पे फ्री इंपोर्ट दे दिया गया। सो दिस मेड इंडियन एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर, जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो महंगा होता चला गया, एंड इट्स इंटरनेशनल डिमांड फेल ड्रास्टिकली लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड थी इंडियन प्रोडक्ट्स की वो ख़त्म होती चली गई, और इस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल धराशायी हो गई। फिर देन सेकेंड पॉइंट इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड ब्रिटेन गुड्स। दूसरा क्या हुआ कि इंडिया में जैसे इंडस्ट्री के बने हुए क्या आने लगे, सामान आने लगे, तो लोगों ने अपना स्टैंडर्ड चेंज कर दिया लिविंग का। जो इंडियंस ही थे वही उसे बहुत महंगे दामों पर ख़रीद रहे थे कि हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, इससे जो लोकल बना हुआ ट्रेडिशनल सामान था वो ख़रीदना बंद कर दिया। So competition from machine made Britain goods, the demand for the handicrafts product experience a downward trend in the domestic market as जो डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की उसने एक डाउनवर्ड ट्रेंड डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा एज वेल, ठीक है, एज वेल इसमें भी। सो दिस वॉज ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड टेक्सटाइल फ्रॉम ब्रिटेन। एक इसकी वजह से हुआ कि एक स्टिफ कंपटीशन था किसमें, जो मशीन मेड टेक्सटाइल थी ब्रिटेन से। दिस वाज बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट द गुड्स प्रोड्यूस मैकेनिकली इन ब्रिटेन वर कंपेरेटिवली चीपर एंड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी देन इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। दिस नैरोड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इसका एक वजह क्या हुई कि जो गुड्स मैकेनिकली ब्रिटेन में बन रहा था वो सस्ता था और क्वालिटी भी उसकी बेहतर थी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, तो इससे जो इंडियन मार्केट थी वो पूरी तरीके से रोक दिया गया। इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, एक नई क्लास का इमरजेंस हुआ कि द ब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉपुलराइज्ड वेस्टर्न लाइफस्टाइल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया में क्या पॉपुलराइज कर दिया, ब्रिटिश या वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ला दिया इंडिया के अंदर। तो देयर वाज एन एमरजेंस ऑफ न्यू सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग मेनली ऑफ जमींदार्स इन इंडिया हु लाइक द ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, तो एक नए सेक्शन का क्या हुआ, पॉपुलेशन बनी इंडिया के अंदर आके, और ज़्यादातर उसमें जमींदार से, जो जमींदार थे वो क्या काम करते थे कि जो ब्रिटिश गुड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो दिस सेक्शन यूज टू स्पेंड लेविसली ऑन ब्रिटिश प्रोडक्ट। जो ये सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा किस में खर्च करता था, ब्रिटिश प्रोडक्ट में। दैट प्रोवाइडेड इम्पेटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी उनका डेवलपमेंट हुआ और अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। हैंस ग्रेजुअली इंडियन इंडस्ट्रीज पेरिस्ड अवे। तो धीरे धीरे जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म हो गई। फोर्थ इज डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट थी वो बिल्कुल ख़त्म होती चली गई।
यानी जहाँ पे राजकुमार या राजा के अंडर में था वो ख़त्म। प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया वाज रूल्ड बाय प्रिंसली स्टेट, जो इंडिया को रूल करते थे वो प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, दे यूज टू पैट्रोनाइज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड कंसिक्वेंटली इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स गेन्ड रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल these princely states were ruined, thereby running the protection of these handicraft industries. Thus, gradually, Indian handicrafts lost its reputation and its importance deteriorated. तो इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे जो प्रिंसली स्टेट थे वो क्या करते थे, वो पैट्रोनाइज करते थे, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ज़्यादा बेहतर मानते थे, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट ने एक रेपुटेशन गेन कर ली थी इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, जो प्रिंसली स्टेट थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, और उसने जो प्रोटेक्शन था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का वो नहीं कर पाए। तो इसका भी एक, ये भी एक वजह थी कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसने अपनी रेपुटेशन खो दी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई।